पढ़ रहे थे दुर्खीम की थ्योरी। दुर्खीम की थ्योरी के अंदर मैंने आपको उसका संक्षिप्त जीवन परिचय बताया था, फिर उसके बाद मैंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया था। अगला भाग है इसी का, दुर्खीम्स थ्योरी का तीसरा है दुर्खीम का श्रम विभाजन। आज इसे एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूँगी। दुर्खीम का श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत वैसे तो अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने दिया था। इन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में कहा था कि जितना अधिक श्रम विभाजन होगा, प्रकार्यात्मक विशिष्टता बढ़ने के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ेगी। यानी अब इनका पूरा जो टोटल सिद्धांत था वो आर्थिक आधार पर था। इमाइल दुर्खीम एक समाजशास्त्री ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य बताया। ये समाज से संबंधित है, इसमें व्यक्तिकता की कोई भावना नहीं होती। श्रम विभाजन एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जो प्रत्येक समाज में पाया जाता है, समाज की एकता को सुनिश्चित करता है। इन्होंने श्रम विभाजन की अपनी अवधारणा द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में दी थी। ये इनकी बुक का नाम है, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन जो है, पहले तो आपको मैं बता दूं, श्रम विभाजन का अर्थ आपको बताया गया है, सामने दिखाई दे रहा होगा। किसी बृहद कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग लोग निर्धारित करना। एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं मैं, जैसे एक कार है, कार का प्रोडक्शन होता है तो इसे कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता। इसके अंदर बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसे कंबाइन करके एक कार के अंदर लगाया जाता है, तब वो पूरी कार जनरेट होती है, तब वो बनती है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का, जैसे छोटी से छोटी चीज़ उसका क्या है, नट बोल्ट, वो भी कहीं ना कहीं किसी दूसरी फैक्ट्री से आती है, उससे फिर धीरे 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 इसके इतने पार्ट्स होते हैं, वो सब अलग अलग लोग बनाते हैं, अलग अलग लोग, स्पेशलाइजेशन होता है पार्ट्स बनाने में, उन लोगों से बनवाए जाते हैं, फिर उन्हें एकीकृत किया जाता है, तब वो एक कार जनरेट होती है। यही श्रम विभाजन, यानी किसी भी कार्य को विशिष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से करने के लिए उस काम को बांट देना। जैसे आज कोई बड़ा काम कोई भी इस किसी भी स्तर पर होता है, आपके कॉलेज के स्तर पर, आपके किसी भी संस्था के स्तर पर होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, डिवाइडेशन किया जाता है कि काम को, बड़ा काम है, उस काम को संपूर्ण अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर दो, फिर उसके लिए ग्रुप बना दो। फिर एक ग्रुप एक ही काम में पूरा इन्वॉल्व होगा तो वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, फिर आगे जाके दूसरा ग्रुप दूसरे काम को करेगा, फिर इसको कंबाइन कर दो तो सारा काम लगभग समाप्त हो जाएगा। यही श्रम विभाजन है। तो इसको दुर्खीम ने कहा कि इससे समाज में एकता बनती है, श्रम विभाजन से समाज में एकता जनरेट होती है और इसी से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे? दुर्खीम ने इसे समझाने के लिए समाज को दो भागों में बांटा, परंपरागत समाज और आधुनिक समाज। परंपरागत समाज में यांत्रिक सुदृढ़ता यानी यांत्रिक एकता थी और आधुनिक समाज में सावयवी सुदृढ़ता है। अब इन दोनों को मैं आगे बताऊंगी। पहले हम लेते हैं परंपरागत समाज। इसकी विशेषताएं क्या है? एक तरीके से दोनों में अंतर भी है ये और दोनों की विशेषताएं भी। आप अलग अलग देखोगे तो दोनों समाजों की विशेषताएं दिखाई देंगी और दोनों को कंबाइन करके कंपेयर करोगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा। परंपरागत समाज यांत्रिक सुदृढ़ता पर आधारित था। विभाजन, काम का जो विभाजन होता था आयु और लिंग के आधार पर होता था, यानी छोटा बड़ा, छोटे बच्चों को छोटा काम, फिर यंग लोगों को थोड़ा श्रम वाला काम, फिर जो वृद्ध लोग हैं उन्हें थोड़ा सा हल्का काम, घर की देखभाल करने का, बच्चों की देखभाल करने का। लिंग मतलब स्त्री और पुरुष के काम का भी विभाजन था। स्त्रियों को घर के काम करने की इजाज़त थी, काम करती थी, और पुरुष जो कृषि संबंधी और श्रम संबंधी कार्य करते थे। सामूहिक समरूपता थी, सभी लोग समूह में रहते थे, एक जैसा जीवन शैली, खान पान, संस्कृति सब एक जैसी थी और एक जैसी जीवन शैली के लोग एक स्थान पर निवास करते थे, वो समरूपता कहलाती है। आत्मनिर्भर, एक समूह, एक क्षेत्र में निवास करने वाला समूह संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता, किसी और पे डिपेंड नहीं था। जो भी काम करते थे वो खुद कर लेते थे सारा काम, उन्हें किसी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कानूनों का प्रकार जो था वो दमनकारी था, यानी टिट फॉर टैट। व्यक्ति जैसा अपराध करता था
उसे उस अपराध की तुलना के आधार पर ही, अगर उसने किसी को मारा है तो उसे मृत्यु दंड मिलता था। परिस्थितियां नहीं देखी जाती थी। दमनकारी जैसे को तैसा कानून होता था, और उसमें एक व्यक्ति ने अगर चोरी की है तो संपूर्ण समाज को जो नुकसान हुआ है उसे उस हिसाब से, उस अनुपात में दंड मिलता था। यानी कानून का स्वरूप जो था वो थोड़ा कठोर था। अब आता है आधुनिक समाज। अब आधुनिक समाज जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ क्या है? साव्यव सुदृढ़ता। साव्यव क्या होता है? साव्यव होता है, इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने ये थ्योरी दी थी। समाज का साव्यव सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि समाज एक व्यक्ति के शरीर के समान है, जिसके शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं जिस प्रकार से, और सभी अंगों का हमारे शरीर के संपूर्ण नियोजन के लिए कोई ना कोई कार्य या योगदान होता है। अगर उस शरीर के उस अंग को उस संपूर्ण शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो निरर्थक हो जाता है। उसका अर्थ, उसके कार्य की महत्ता शरीर के साथ जुड़ने में ही है। अलग से उसका कार्य कोई महत्व नहीं रखता, और वो अलग हो जाएगा अंग तो हमें उस कार्य को कोई और अंग कर भी नहीं सकता हमारे उस काम को। यही साव्यवता होती है। आधुनिक समाज जो है उसमें साव्यव एकता है, यानी आधुनिक समाज साव्यव शरीर के समान है, और उसके विभिन्न अंग, विभिन्न व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग काम करके अपने आप को एक संपूर्ण कार्य से जोड़ते हैं, अपना अपना योगदान करते हैं कार्य का। अगर वो अलग से काम करें अपना, तो उनके काम का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई अर्थ नहीं रहेगा, और संपूर्ण कार्य में जो उनका योगदान है, वो जो स्पेशलाइजेशन का है, वो भी संपूर्ण को उनकी ज़रूरत है और एक व्यक्ति को संपूर्ण या समाज की ज़रूरत है। यही साव्यव सुदृढ़ता और अंतर्निर्भरता होती है। दूसरा है कार्य दक्षता के आधार पर विभाजन। जो व्यक्ति जिस कार्य में पारंगत है उसे उसी प्रकार का काम दिया जाता है। कार्यात्मक विभिन्नता, यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है, एक सा काम नहीं करता है और अपने अपने काम में पारंगत है। पारस्परिक अंतर्निर्भरता, स्पेशलाइजेशन है इसलिए पारस्परिक अंतर्निर्भरता पाई जाती है। एक व्यक्ति किसी एक काम को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी काम से संबंधित किसी दूसरे कार्य को कर रहा है, और संपूर्ण में लास्ट में जाके वो सभी व्यक्ति एक साथ जुड़कर एक पूर्ण बड़े काम को अंजाम देते हैं। प्रतिकारी कानून, यानी कानून का स्वरूप जो है वो कठोर, परंपरागत समाज से अपेक्षाकृत कम कठोर है। तो आगे आपको समझ में इतना, तो आगे लिखते हैं कि इससे स्पष्ट श्रम विभाजन समाज को संगठित रखने का प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। सभ्यता के प्रारंभिक स्तर पर आदिम समाज थे, जहाँ व्यक्ति समूह के साथ विलीन था, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, समूह ही उसकी पहचान बनती थी। आवश्यकता और कार्यकलापों के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण श्रम विभाजन धीरे धीरे कठोर होता चला गया और साम्यवादी समाज में आ गया। परंपरागत समाज में श्रम विभाजन आयु और लिंग के आधार पर था। प्रत्येक व्यक्ति बहुलवादी भूमिका निभाता था, यानी एक व्यक्ति एक काम का पारंगत नहीं था, उसे हरफन मौला था किसी भी काम में, यानी पूर्ण आत्मनिर्भरता, दूसरे पे डिपेंड नहीं था, अपना काम वो खुद कर सकते थे। सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण में जनसंख्या के आकार और घनत्व में जब वृद्धि होने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और विशिष्ट भूमिका का प्रारंभ हुआ। एक व्यक्ति की अनेक व्यक्ति पर निर्भरता भी बढ़ी, यानी प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता शुरू हुई। श्रम विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। श्रम विभाजन के कारण व्यक्तिक भावनाएं, विभिन्नता और स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक भावनाएं, विभिन्नताएं बढ़ी। अतः प्रकार्यात्मक विशिष्टता ही प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता को बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप साम्यवी एकता सुदृढ़ होती है और आज का समाज भी इसी श्रम विभाजन, प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, प्रकार्यात्मक एकता, साम्यवी अंतर्निर्भरता आदि पर संगठित है। यही दुर्खीम का श्रम विभाजन है। आगे आपको अगर पढ़ना है तो दोषी जैन की बुक है, डी गुप्ता और शर्मा की बुक है, या इनकी अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। और जो भी कहीं प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना।